जी सर। अच्छा जी, टुडे टॉपिक है कि 7 स्टेप्स टू राइटिंग द परफेक्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल। इसमें उसने ये डिस्कस किया कि प्रपोजल लिखी जा सकती है, हजारों लोग लिखते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि देखिए प्रपोजल हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो बिक जाए। ऐसा ना हो कि लोग उसको पढ़ के फेंक दें। तो 7 चीजें ऐसी हैं जो आप अपने जेहन में रखें ताकि आप एक बेहतरीन प्रपोजल तैयार कर सकें, एक ऐसी प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर सकें जो कि ना सिर्फ आपकी मेहनत को जाया होने से बचाए बल्कि वो बिके और आपको उससे पैसे भी आए। सो 7 चीजें ऐसी हैं जो आपने जेहन में रखनी है। पहली बात देखिए, आपके दिमाग में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और एक बेहतरीन आइडिया है। Definitely you have a wonderful idea for a project and this project can earn lot of money for your organization. Definitely हर कोई इस बात को मानने को तैयार है, लेकिन भाई एज ए ऑनर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके जेहन में क्या है? तो जब तक आप इस आइडिया को पेपर पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, पेपर पर लिखकर प्रेजेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो आपका आइडिया होना चाहिए, बेहतरीन आइडिया होना चाहिए, और उसकी जो राइटिंग शेप है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब उसको पढ़ने वाला पढ़े तो उसको इस बात की समझ आ जाए कि भाई यही एक प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है। एज ए ऑनर, एज ए सरमायादार, एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिजनेसमैन, मेरे पास एक दिन में कई प्रपोजल आते होंगे मुफ्त प्रोजेक्ट के कि सर ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन डेफिनेटली मुझे वही करना होगा जो मुझे क्लिक करेगा और जिसको मैं समझता हूं कि यार अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे पैसे लगाता हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे। इसलिए वो कह रहा है कि जी एक तो आपका प्रोजेक्ट आइडिया वंडरफुल होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए, गेम चेंजर होना चाहिए, और पैसे लगाने वालों को पता लगना चाहिए कि भाई अगर हम इस पर काम करेंगे तो अल्टीमेटली हम पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। जी सर। तो अब आपके सामने आपका ऑनर या डिसीजन मेकर है, तो वह डिसीजन मेकर आइडिया, वो जो डिसीजन मेकर है वो आपका आइडिया क्यों खरीदेगा? तो वो इसीलिए खरीदेगा कि उसको वो पंच करेगा। तो पंच करने के लिए 7 चीजें आप जेहन में रखें। सबसे पहले वो कह रहा है कि वेल डिफाइन द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप यू शुड डन, दैट इज डिफाइन द प्रॉब्लम। कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करें कि जी असल मसला है क्या, असल प्रॉब्लम आ क्या रही है। मसलन आजकल ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, तो मुझे इसको बताना है कि जी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को असेस करने का प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है जो उसके दिल की रग हो, जिसको वो फौरन सुनते ही पकड़ ले कि हाँ हाँ यार मुझे यही मसला है, मुझे इसी पे काम करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वेल डिफाइन द प्रॉब्लम। कि ऐसी प्रॉब्लम जो हार्ड केक हो उसको लें, डिफाइन करें और उसको सामने रखें। जब आप बेहतरीन प्रॉब्लम को डिफाइन कर देंगे तो सेकंड स्टेप आपको जो करना है, प्रॉब्लम आपने बता दी, अब एज ए डिसीजन मेकर मैं आपसे पूछूंगा भाई सोल्यूशन क्या है, मैं क्या करूं कि मेरा यह मसला हल हो। तो सेकंड स्टेप में यू शुड गो विद योर सोल्यूशन। क्या आप उसको ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है वो इन तरीकों से मैं हल करूंगा। तो सेकंड स्टेप में यू शुड हैव एंड मस्ट सबमिट योर सोल्यूशन। और जितना बेहतरीन सोल्यूशन, जितना परफेक्ट सोल्यूशन आप उसको देंगे, डेफिनेटली वो आपके आइडिया को उतना ही पावरफुली करेगा। थर्ड स्टेप में वो कह रहा है कि वो क्या करेंगे, डिलीवरेबल एंड सक्सेस क्राइटेरिया। मतलब
आप उसको ये बताएंगे कि जब आप इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे तो इसके उसको फायदे क्या होंगे। आया उसको इस प्रोजेक्ट को लेने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, जिस तरह आप कहते हैं वो ही सोल्यूशन इंस्टॉल करने के बाद फायदा मुझे क्या होगा, मैं क्या कहता हूं इतना। तो फिर आप मुझे बताएंगे कि सर अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो उसमें इतने ये फायदे आपको हो रहे हैं। दूसरा, सक्सेस क्राइटेरिया मीन कि लोगों से अगर काम करेंगे तो यही प्रॉब्लम वो 80%, 70%, 40% सॉल्व करेंगे। बता रहे हो अगर जी जी तो आप सक्सेस क्राइटेरिया बताएंगे कि जी मेरा काम, मेरा जो सोल्यूशन लेने के बाद आपको ये चीजें हासिल होंगी, ये फायदे आपको होंगे। और फोर्थ जो आपने काम करना है, स्टेट योर प्लान और अप्रोच। इसका क्या मतलब कि स्टेट योर प्लान और अप्रोच, यानी कि आप उसको अपना प्लान, उसको तरीका बताएं कि किस तरह आप उसको, मसलन देखिए क्लासेस में हमें ऑफर की गई कि जी गूगल क्लासेस अवेलेबल, इजी क्लास अवेलेबल, जूम अवेलेबल, और सैकड़ों जो है आप किसी पर भी जाकर अपनी क्लास ले सकते हैं। लेकिन हमने उनको ये बताया कि नहीं सर जी मैं गूगल क्लास के जाऊंगा। फिर मुझे ये भी बताना है कि वाई गूगल क्लास। तो कह रहा है फिर आप अपना प्लान और अप्रोच उसको बताएं कि आप किस तरह उसको करेंगे। और फिफ्थ, आउटलाइन योर प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड बजट, मतलब कि आप उसको टोटल टाइम बताएं कि अगर आपने मुझे ये प्रोजेक्ट दे दिया तो ये प्रोजेक्ट मैं कितने अरसे में आपको इंस्टॉल करके दूंगा, आपकी ये जो प्रॉब्लम कितने अरसे में मैं हल कर दूंगा, आपका ये जो इशू है ये मैं कितने पीरियड में हल कर दूंगा, फर्स्ट मंथ क्या करूंगा, सेकंड वीक क्या करूंगा, थर्ड वीक क्या करूंगा, सेकंडली मुझे इसके लिए पैसे कितने चाहिए होंगे। तो दो चीजें मुझे उसको बतानी होंगी, एक द टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट और सेकंडली प्रोजेक्ट ऑफ द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि एक मुझे आपको बताना होगा कि जी मुझे इसको कितने अरसे के अंदर, कितने अरसे में इसको हल करना है। 1 महीने में हल कर लूंगा, 1 साल में हल हो जाएगा, 15 दिनों में हल हो जाएगा, 2 महीने में हल हो जाएगा। तो आप टाइमलाइन देंगे और टाइमलाइन के साथ साथ आप उसको फिर बजट भी बताएंगे कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसों के मैं आपको इसको फाइनल कर दूंगा। ऑल टुगेदर मतलब कि ये दूसरों के साथ कब तक टाई कर देगा, मैच कर देगा, दूसरा आया ये कंपेटेबल भी होगा। ये ना हो कि वो आपका प्रोजेक्ट ले तो ले तो बाकी जो दूसरे काम कर रहे हैं, मसलन आपने उसको सीएमएस या एलएमएस देने की बात की कि जी मैं आपको एलएमएस प्रोवाइड करता हूं कि बच्चे आपकी क्लास ले लें। आप उसको क्लास शेड्यूल तो बना के दे दें, बाद में एग्जाम उसके साथ लाइज ऑन ना कर सके, फी कंपेटेबल ना उसके साथ हो, जो फी का सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो फिर उसको एक नया इशू क्रिएट हो जाएगा। तो कह रहा है साहब फिर आप उसको ये भी बताएं कि आपकी जो सोल्यूशन है जो आप उसको दे रहे हैं, वो जो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके दायरे में काम कर रहे हैं उनको वो किस तरह टाई अप करेगा। जब आप ये तमाम चीजें लिख लें तो लिखने के बाद आप उसको आप हैजली जमा ना करवा दें, ये सोचे बगैर कि जी क्योंकि मैंने लिखा है और मैंने सैकड़ों लिखे हैं पर ठीक होगा जमा करा दें। प्लीज डोंट डू दिस। जरा उसको लिखने के बाद, फाइनल करने के बाद, बिफोर सबमिटिंग दिस, इसको एक दफा फिर रिव्यू करें, अच्छी तरह फिर पढ़ें, प्रूफ रीडिंग करें, ऑडिट करें और जितनी भी गलतियां आपको नजर आती हैं उनको आप निकालें और निकालने के बाद फिर उसकी आप प्रूफ रीडिंग करके जब आप समझें अब ये फाइनल हो गया है तो उसको एक आध दिन के लिए रख दें। टाइम नहीं है तो कुछ देर के लिए रख दें ताकि आप अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकें। उसके बाद फाइनली उसको एक दफा फिर पढ़ें
ताकि आपको अगर कोई और बारीकी में कोई गलती नजर आए तो वो आप उसको दूर कर सकें। और जब आप उसको फाइनली और आप ये समझें कि अब उसमें कोई इशू नहीं है, देन उसको फिर आप सबमिट करें, ताकि आपका जो ऑनर है, आपका जो बॉस है, जो आपका ऑफिसर है या आपका जो स्पॉन्सर है, वो उसको पढ़ सके और देख सके। थैंक यू वेरी मच जी। अगर इसमें कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें। नहीं सर, बिल्कुल ठीक फरमाया सर आपने। जी सर बिल्कुल। कोई इशू जो चीज आप डिस्कस करना चाह रहे हो वो मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन? नो सर।